था या एवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या था? देखिए, एवोल्यूशनरी बेसिस या एवोल्यूशनरी ट्रेंड इसमें क्या है कि कैसे-कैसे ये है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एनिमल्स में भी आपने देखा होगा और प्लांट में भी आपने देखा होगा कि प्लांट में सबसे पहले एक्वेटिक प्लांट्स आए, तो आए एल्गी। क्यों? क्योंकि वो वाटर में ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे और उनकी बॉडी डेलिकेट थी। तो सबसे पहले एल्गी आए। एल्गी आए और एल्गी में किसी भी तरह का रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। ठीक है? एल्गी में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इधर-इधर बात नहीं करो, चैट नहीं करो, इधर पहले देखो। तो एल्गी में किसी भी तरह का वैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया गया जो रूट जैसा दिखता हो, जो स्टेम जैसा दिखता हो या लीफ जैसा दिखता हो। इसीलिए हमने उस प्लांट बॉडी के लिए एक टर्म यूज़ किया थैलॉइड, है ना? तो हमने उसको एक टर्म यूज़ किया थैलॉइड या रादर देन हम कह सकते हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ किया हमने थैलस। अभी मैं सभी बातों पे डिस्कशन करूँगा। मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन्स दे रहा हूँ, आपको एक क्लासिफिकेशन का कि कैसे-कैसे हमने प्लांट को क्लासिफाई किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि एल्गी आए। अब एल्गी के बारे में खास बात थी, थे, कुछ टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल थे मतलब लैंड में रह सकते थे, उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए था। ठीक है? उसके बाद एल्गी के बाद कुछ ऐसे प्लांट आए जो लैंड पे ही रह सकते थे, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में भी रूट नहीं पाई जाती थी, स्टेम नहीं पाया जाता था, लीफ नहीं पाया था, लेकिन लीफ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिनको हमने स्केल कहा, रूट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिनको हमने राइजोइड्स कहा, स्टेम जैसी कोई चीज नहीं डेवलप हुई। ठीक है? ये वाटर में नहीं पाए जाते थे, लेकिन अभी भी इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए था। तो ब्रायोफाइट्स आ गए। तो सबसे पहले आए डेवलपमेंट में एल्गी। तो प्लांट्स में सबसे पहले एल्गी आते हैं, उसके बाद फिर ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुए। ब्रायोफाइट्स के बाद फिर आए टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स क्या थे? ये एक अलग प्लांट का क्लास था। इस प्लांट के क्लास में इसमें क्या था? तीनों चीजें क्लियरली मार्केबल विजिबल थी। मतलब इसमें लीफ भी विजिबल थी, स्टेम भी क्लियरली विजिबल था और रूट भी। रूट डेवलप हो चुकी थी, स्टेम डेवलप हो चुका था और लीफ डेवलप हो चुकी थी। ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, नॉट स्टेम बट रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे उनको हमने स्केल बोला, वो लीव्स नहीं थी, लेकिन रूट लाइक जो स्ट्रक्चर थे उनको हमने बोला राइजोइड्स। राइजोइड्स, ठीक है ना? लेकिन अब देखिए टेरिडोफाइट्स आ गए, ना तो टेरिडोफाइट में सीड बने, ना ही टेरिडोफाइट में फ्लावर बने और ना ही टेरिडोफाइट्स में फ्रूट्स। चौथे नंबर पर अब जो प्लांट एवोल्यूशन के ट्रेंड में लाखों साल बाद जो आए, वो जो प्लांट थे लैक्स ऑफ ईयर के बाद, वो जो प्लांट आए वो थे जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में क्या था? अभी भी एक चीज देखिए, टेरिडोफाइट में ना तो कोई भी फ्रूट था, ना सीड था, ना ही किसी भी तरह का फ्लावर था और ना ही किसी तरह का वाटर कंडक्टिंग सिस्टम था। जिम्नोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन हो गया। जिम्नोस्पर्म में लीफ भी थी, रूट भी थी, स्टेम भी था और वाटर कंडक्ट करने के लिए जो सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम जैसे वेस्कुलर बंडल भी डेवलप हो गए। जाइलम और फ्लोएम जैसे वेस्कुलर बंडल देखिए पहले नहीं डेवलप होते, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऑर्गन स्पेसिफिकली डेवलप हो रहे हैं, नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता जा रहा है। यही तो इवोल्यूशन है। और ये नई जो हैबिट्स, नए जो फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, यही किसी भी प्लांट को एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाएंगे। इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन क्या? एनवायरमेंट में अपने आप को फिट करने के लिए जो किसी भी एनिमल या प्लांट के अंदर जो फीचर डेवलप होते हैं, जिससे वो, यही तो डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसने बोला कि जो एनवायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को फिट कर लेगा वही सर्वाइव करेगा। तो डार्विन की थ्योरी यहाँ पे प्रूफ होती है कि डार्विन ने बिल्कुल सही कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो थ्योरी है वो फंक्शन करती है। अब क्या हुआ? इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए जो नए एनवायरमेंट में रहने के लिए ज्यादा बेहतर थे। देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की डेट पे हम जो 90% से ज्यादा प्लांट देखते हैं जो एनवायरमेंट में हमको आसपास दिखाई देते हैं सराउंडिंग में, दे ऑल आर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ? अब देखिए, एंजियोस्पर्म में सब कुछ था,
फ्लावर है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं डेवलप हुए, ठीक है। फ्रूट है, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं डेवलप हुए, सिर्फ सीड डेवलप हुए। बाकी जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक थे, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जिम्नोस्पर्म से ज्यादा बेटर था, तो जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पे डेवलप हो गई। और क्या, स्टेम, बाकी जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक थे सभी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए। तो आज की डेट में जो हम सबसे ज्यादा मॉडर्न प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, दे आर दी सॉरी एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स को भी हम लोग फर्दर किसमें क्लासिफाई करते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में क्लासिफाई करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, अब आप समझ गए ना कि कैसे कैसे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ? yes, sir. ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम बताता हूं, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको मैं बताता हूं। ठीक, अब सर चलो। हाँ, सर आप बोर्ड पे कब पढ़ाएंगे सर? क्यों, मजा नहीं आ रहा? हैंग हो जाएगी समय बोर्ड। सर वेट करते हैं सर हम कि आप बोर्ड पे कब पढ़ाओगे। बोर्ड पे ज्यादा मजा आता है। यस सर। अच्छा। यस सर। एक्चुअली क्या है कि बोर्ड में जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये आती है, बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने तो 2 इंटरनेट कनेक्शन लगवा रखे हैं, और वो भी ऑप्टिकल फाइबर वाले। तो मेरे एंड पे प्रॉब्लम बहुत कम आती है, तभी आ सकती है जब कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाए, वंस इन अ व्हाइल। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम बच्चे आप में से बहुत बिहार में अभी बैठे हैं, कुछ बच्चे कहीं भी यूपी में बैठे हुए हैं, कुछ आप, इनके साथ क्या है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं अपना, मैं वीडियो भी इसीलिए ऑफ कर देता हूँ कि आप लोग क्या यूज कर रहे हो, कि आप लोग डेटा यूज कर रहे हो मोबाइल का। मोबाइल का डेटा क्या होता है, जब वीडियो चलने लगता है तो डेटा कंजम्पशन बढ़ जाता है। उनका 1 जीबी 1.5 जीबी जो होता है, वो डेटा जैसे खत्म हुआ, अब वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, सर वॉइस ब्रेक हो रही है, वीडियो फ्रीज हो गई। जैसे हम लोग जब करते थे तो ऐसा, वरना तो पीछे बोर्ड मेरे लगा हुआ है, कैमरा है मेरे पास, स्टूडियो मैंने बना रखा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट कैमरा ऑन करना है ना। लेकिन क्या होता है ना, क्लास फ्रीज हो जाती है और स्मूथ क्लास नहीं चल पाती। इसीलिए इसमें क्या होता है, जब मैं इस बोर्ड में लिखता हूँ ना, इसमें राइटिंग पैड पे, तो इसमें क्या होता है, आपको जो मैसेज जाता है, जैसे मैं वीडियो ऑफ करता हूं तो आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मैसेज आता है, तो आपका डेटा सिर्फ उतना ही कंज्यूम होता है जितना कि व्हाट्सएप पे कंज्यूम होता है, उतना ही डेटा कंज्यूम होता है। इस वजह से क्लास की कनेक्टिविटी बनी रहती है, ये रीजन है इसके थ्रू क्लास करने। बाकी मुझे तो आई एम मोर कंफर्टेबल ओवर देयर, डायग्राम ज्यादा अच्छे बनते हैं, मैं ज्यादा स्पीड से लिख पाता हूँ और ज्यादा एक्टिव होकर के पढ़ा पाता हूँ। इवन आई थिंक आई फील अ बिट लेजी काइंड ऑफ एक्टिविटी सर पर टीचिंग वर्क। हाँ, सर पर यहाँ पे भी तो कभी कभी कनेक्टिविटी चली जाती है। वो ये तो देखो इंटरनेट इशू है, मतलब रेयर इन द रेयरेस्ट। लेकिन देखो, आप अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्मूथली, आपको मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही इसमें? सर बस सर एक दिन पढ़ा दीजिए आज। अच्छा ठीक हाँ है। सर सर आज अच्छा ठीक है, सुनो 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 सुनो, टुडेज टुडेज ट्यूसडे, मंडे, मंडे ना, इट्स मंडे टुडे। यस सर। मैं क्या करता हूँ, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास लूंगा पक्का बोर्ड में लूंगा, ठीक है, 100%। एक्स्ट्रा क्लास ये इन 2 डेज के अलावा किसी भी दिन ले ले, तो किस दिन फ्री हो आप लोग बताओ, जल्दी से मैसेज करो तो आगे स्टार्ट किया जाए। आपको किस दिन फ्री हो? बोलो बैकअप सर। सर क्लास आप किसी भी दिन ले लीजिए, हमारी तो रोज ही क्लास होती है। अच्छा ठीक है, फिर मैं किसी भी दिन, मैं निष्कर जी से डिस्कस करके आपको मैसेज करवा दूँ। संडे, संडे अभी बहुत दिन है अलीना, ठीक है। वेंसडे, वेंसडे नहीं, थर्सडे, थर्सडे सही है, चलेगा थर्सडे ओके बैकअप सर। क्लास, हाँ सर थर्सडे ठीक है। ठीक है। चलो बैकअप अब क्लास, आज, एक मिनट में सर बैकअप क्लास क्यों? ठीक है, मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो हमने क्या किया, प्लांट किंगडम। अब आप हेडिंग डालेंगे, जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज प्लांट किंगडम। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, दैट इज प्लांट किंगडम। देखो प्लांट किंगडम में क्या होता है कि प्लांट किंगडम को, जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं प्लांट किंगडम को 2 पार्ट, नोट करते आइएगा। प्लांट किंगडम, ये हमारा सेकंड लास्ट किंगडम है, मतलब 4th किंगडम है। प्लांट किंगडम को हम, जितने सारे प्लांट इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, सभी प्लांट्स को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ये भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है
कि क्रिप्टोगेम्स, कोई बता सकता है क्रिप्टोगेम्स? मैं बता चुका हूँ क्रिप्टोगेमी क्या होती है। क्रिप्टोगेम्स जल्दी बताओ, बता चुका नहीं बता चुका क्या? क्रिप्टोगेमी, इनको क्रिप्टोगेमी का देखो, वैसे मैं बता देता हूँ, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है हिडन और गैमी वर्ड का मतलब होता है मीनिंग, सॉरी मैरिज, हिडन मैरिज है ना, इसका मतलब लैटिन में यही मतलब होता है। ठीक है, तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिन प्लांट में सीड नहीं पाए जाते, दे आर विदाउट सीड। तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरे वो प्लांट इस वर्ल्ड में जिनमें सीड बनते हैं, है ना, तो उनको हमने रखा एक दूसरे ग्रुप में, वी कॉल देम फेनेरो फेनेरो गैम्स, फेनेरो गैम्स। देखो फेनेरो गैम्स मींस क्या होता है? फेनेरो गैम्स होता है प्लांट विद सीड, है ना, प्लांट विद सीड, प्लांट विद सीड। अब देखिए, एक्चुअल में लिटरल मीनिंग इसका ये नहीं होता, ये लैटिन है। क्रिप्टो मैंने मतलब आपको मैंने बताया, क्रिप्टो मींस होता है हिडन और गैमी मींस होता है मैरिज। वैसे यहाँ पे फेनेरोग्राम मींस, यहाँ पे इसका मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन विजिबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगैम्स। ठीक है, फेनेरो मींस विजिबल और गैम्स मींस गैमीट मींस ऑर्गन्स। ठीक है, अब क्या होता है फर्दर, ये जो विदाउट सीड वाले प्लांट होते हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते, सेक्स ऑर्गन नॉट विजिबल। अब देखो प्लांट के अगर हम सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो सिंपल, पिस्टल है ना, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और दूसरा हो गया स्टेमेन जो कि मेल सेक्स ऑर्गन। अब देखिए, ये जो क्रिप्टोगैम्स है इनको फर्दर हम फिर से क्लासिफाई करते हैं। तो क्रिप्टोगैम को हम लोग फिर से डिवाइड कर लेते हैं। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। समझते हैं क्लासिफिकेशन को? दिस इज द मोस्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं। आप देखो, सबसे पहले आते हैं थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। फिर आते हैं पियोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले आए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में एल्गी आते हैं। तो थैलोफाइटा में मेनली हमारे जो आने वाले प्लांट हैं वो है एल्गी, दे आर एल्गी। तो थैलोफाइटा में एल्गी आते हैं। ब्रायोफाइटा में आपको पता है ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट्स। और टेरिडोफाइटा में आपको पता है टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स। अब देखो, फर्दर हम लोग एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एल्गी भी 3 तरह की पाई जाती है। तो एल्गी 3 तरह की पाई जाती है। कैसे लिखूं? एल्गी इज ऑफ 3 टाइप। मैं नंबरिंग करके लिख देता हूं वरना थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। तो थैलोफाइटा में सबसे पहले आते हैं क्लोरोफाइटा। अब ये मैं आपको अभी जब पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। क्लोरोफाइटा में एक्चुअली आती हैं हमारी ग्रीन एल्गी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा फियोफाइटा। फियोफाइटा एक्चुअली इसमें हमारे ब्राउन एल्गी आते हैं। थर्ड नंबर पर आपका है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में हम लोग पढ़ते हैं रेड एल्गी को। तो ग्रीन एल्गी, स्पेस नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे ग्रीन एल्गी, फिर इसके बाद फ्यूफाइटा ब्राउन एल्गी और रोडोफाइटा एल्गी। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, फर्दर हम ब्रायो भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रायोफाइट को भी हम 3 क्लासेस में इनफैक्ट डिवाइड करते हैं। ये जो क्लासेस हैं, तो सबसे पहले हेपेटिकोप्सिडा, हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा है
एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा, इसमें एंथोसेरॉस आता है, इसमें रिक्शिया मार्केंशिया आते हैं। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आपको अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको ये इतना टफ है नहीं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रायोप्सिडा। तो तीसरा वाला हमारा ब्रायोप्सिडा है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में इनको भी कई सारे क्लासेस में हम लोग डिवाइड करते हैं। आपको सब क्लासेस यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा। दूसरे नंबर पर आता है, इसका एक मेंबर है साइलोटम, लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा, ठीक है। लाइकोप्सिडा के बाद आएगा साइफोनोप्सिडा। और फोर्थ नंबर पर आएगा टेरोप्सिडा। अब आ जाते हैं फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स में मतलब वो प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं। तो जब हम फेनोरोगैम्स की बात करते हैं तो फर्दर हम फेनोरोगैम्स को फिर से डिवाइड करते हैं दो पार्ट। तो फेनोरोगैम्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फेनोरोगैम्स में आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मेई और दूसरे हैं एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी। देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिनके सीड के ऊपर कवर ना पाए जाए वो जिम्नोस्पर्मी में आएंगे। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्मेई वर्ड का मतलब होता है सीड। मतलब कि जिनके ऊपर कवरिंग पाई जाए सीड्स की, उनको हम रखते हैं एंजियोस्पर्मी में, ठीक है। अब देखिए जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म को फर्दर हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिम्नोस्पर्म बहुत पहले पाए जाते थे। जुरासिक टाइम पीरियड में ऐसा कहा जाता है, जुरासिक टाइम पीरियड वाज द गोल्डन एरा ऑफ जिम्नोस्पर्म। जब जिस जमाने में बिग लिजार्ड, जिनको कि हम लोग डायनासोर्स बोलते हैं, वो पाए जाते थे, जिम्नोस्पर्म भी यहाँ पे रूल करते थे। धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म एनवायरमेंट में अपने आप को फिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो आज की डेट में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के जो क्लासेस हैं फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, लिविंग फॉर्म में नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ हैं जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि साइकस हो गया, पाइनस हो गया, सीड्रस हो गया, ये सब अभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है साइकोप्सिडा। साइकोप्सिडा, साइकस का आपने नाम सुना होगा, वो इसी क्लास में आता है। दूसरे नंबर पर आता है कोनीफेरोप्सिडा। कोनीफेरोप्सिडा। तीसरे नंबर पर आता है निडोप्सिडा, ठीक है, निडोप्सिडा। अब देखो, यहां पर एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि दो ही आते हैं, एक डाइकोट्स है ना, और दूसरे मोनोकोट। दिस इज एक्चुअली क्लासिफिकेशन। पर आप देखिए आपके सिलेबस में ये पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सभी क्लासेस साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइफोनोप्सिडा, टेरोप्सिडा सब पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको तीनों क्लासेस पढ़नी पड़ेगी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको सिर्फ जनरल फीचर पढ़ने पड़ेंगे, और इधर पे आपको डाइकोट और मोनोकोट पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए ज्यादा घबराने वाली बात है। इसको आप लोग नोट करिए। कर लिया क्या? सर नो अभी। ठीक है, प्लीज नोट करके मुझे मैसेज करो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थैलोफाइटा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एलगी से। सर जी, सर आपने जिम्नो का क्या मतलब बताया था? जिम्नो मीन्स होता है नेकेड। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो मैं पूरा एक एक चीज बताऊंगा, मतलब जो चीजें मैंने आपको बताई ना, इनको हम लोग और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक
तो अगर आप अभी नहीं भी नोट करोगे ना तो भी चलेगा, और एक बार आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपको पूरा फिर ये क्लासिफिकेशन अपने आप ही याद हो जाएगा, ज्यादा याद नहीं जरूरत नहीं। And one more important thing that I want to let you know कि पहले क्या होता था कि it was the major section of your this part, what to say, NEET examination. But nowadays less questions are coming from this part of the classification of plant as well as animal. So that is good for you. सर हाँ सर आप थर्सडे को अगर क्लास लेंगे तो वो बैकअप क्लास होगी कि आगे एक्स्ट्रा ना क्लास? वो बैकअप क्लास होगी। देखो अभी क्या है ना कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ है ना, ये तो रेगुलर क्लास अपनी चलती रहेगी। जैसे आज मंडे को है, मंडे और फ्राइडे है ना, तो मंडे फ्राइडे तो अपनी रेगुलर क्लास चलती रहेगी। मंडे फ्राइडे के अलावा जो भी क्लास होगी वो बैकअप क्लास होगी स्टार्टिंग से। सर आप टाइम कितने बजे लेंगे, मतलब? वो आप लोगों के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही लूंगा, तभी मैंने आप लोगों से पूछा आप लोग किस टाइम पे सभी लोग फ्री होंगे उसी टाइम पे ले लेंगे, है ना। और वैसे सर 7 बजे होती है, डेली 7 बजे ही क्लास होती है। हाँ तो वही ना कि मैं इन जनरल आप देखो ना, लास्ट टाइम भी शायद हम लोगों ने 7 बजे नहीं लिया था, मतलब 4 बजे सर। हाँ वही 4 बजे के आसपास में रखता हूँ, 4 से 5, 4 से 5:30 या 4 से 6 रख लेंगे। सर आपने बैकअप क्लास ली थी क्या पहले? अभी हुई ना, अभी तो एक कल ही तो थी शायद। सर कब, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे नहीं बेटा, मतलब मैं तो बताया था, निष्कर्ष जी ने सबको मैसेज किया था, सबको, सब मैंने बोला था सबको मैसेज करना। सर मुझे कोई मैसेज नहीं आया था। अच्छा चलो, अभी से उसमें कुछ बहुत ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, उसमें सिर्फ वो फर्स्ट वाला चैप्टर था ना क्लासिफिकेशन वाला, तो उसमें भी इवन वो भी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताओ, आज है टुडेज, हाँ मैत्री आप तो कर चुके हो, बैकअप क्लास हम लोग कर चुके हैं। ओके अच्छा सर। है ना, तो देखो टुडेज मंडे, मुझे डेज याद नहीं रहते क्योंकि सभी दिन क्लास होती है, तो टुडेज मंडे, तो मंडे टुमारो इज ट्यूसडे, थर्सडे रख लेते हैं, ठीक है ना, चलेगा ना, थर्सडे रखा जाए। थर्सडे 5 के बाद मेरी खुद की बहुत सारी क्लासेस हैं, 3:30 रखो, बताओ 3:30 चलेगा? यस सर। सब लोग बताओ 3:30 टू 5 रख लूं? अरे सर यस सर ठीक है सर, 4 से रख लीजिए। सर हमारे केमिस्ट्री होते हैं। अरे केमिस्ट्री होती तुम्हारी? सर 3 से 4 केमिस्ट्री होती है, 4 बजे 5:30। सर हाँ हाँ सर रेगुलर बैकअप है। ये मतलब ये बैकअप होगा, बैकअप सर किस चीज का बैकअप होगा ये? जो हम लोगों, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स, जो लोग नए, जो जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया हुआ है ना। तो अभी वो आप जैसे बोर्ड पे क्यों पढ़ाएंगे, हमें तो रेगुलर वाला कुछ बोर्ड पे पढ़ना है। अच्छा रेगुलर क्लास बोर्ड पे पढ़ा दूं, ठीक है, मैं निष्कर्ष से एक बार निष्कर्ष जी से बात कर लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं रेगुलर पढ़ा दूंगा बोर्ड पे, छोड़ो टेंशन मत लो, सर ठीक है? प्लीज सर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसीलिए मतलब मैं पढ़ा दूंगा, मुझे बोर्ड पढ़ाने में कोई दिक्कत लेकिन यार डायग्राम्स अच्छे नहीं दिखते। नहीं। डायग्राम मतलब अच्छे देख दिखते सर, आप बनाते तो बहुत अच्छे हैं इस पे भी, लेकिन उधर तो और ही ज्यादा अच्छे बनाते हैं। वो बोर्ड पे ना हाथ उतना, मतलब इतना फ्रीली चलता है ना बोर्ड पे, अभी इसमें यार मतलब बहुत बहुत दिक्कत होती है लिखने में, मुझे भी बहुत, ठीक है। अब इसमें कुछ दिखता तो है नहीं, इसमें कुछ कहाँ दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो दिखता है स्क्रीन पे, तो मैं भी बहुत, ठीक है, कोई नहीं, मैं बोर्ड पे क्लास लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं निष्कर्ष से बात करता हूँ। बैकअप क्लास ले लेते हैं बोर्ड पे, जिससे बाकी लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, जिनका डेटा थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। नोट कर लिया इसको, जल्दी बताओ। सर एक चीज पूछनी थी। जी जी बताइए। सर बोलो। हाँ सर जो अभी आपने बताया कि इसमें से कुछ हमारे सिलेबस में है और कुछ नहीं है, तो सर क्या जो नीट का एग्जाम होगा उसमें सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको ना देखो तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एनसीईआरटी से इसीलिए ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। देखो आप फंजाई देखोगे, जितना मैंने पढ़ाया उतना बिल्कुल नहीं है, लेकिन फंजाई से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये समझो कि आपको मैंने जो 11 का सिलेबस पढ़ा दिया, उसके अलावा नीट के लिए आपको एक्स्ट्रा एक हेडिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, इस बात की मेरी गारंटी है। मैंने जितना पढ़ा दिया उतना आपका नीट के लिए आपको एक हेडिंग अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, आई क्लेम फॉर दैट, ठीक है। मैं आपको जो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं वो नीट प्लस
11th के लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी 12th वालों को भी नीट प्लस 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात की आप गारंटी है, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, है ना। जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो एक्स्ट्रा कवर कर रहा हूँ, आप ये समझिए वो मैं नीट के लिए कवर करते जा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ, अच्छा ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं, है ना। अब मैं एल्गी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी बात करेंगे बैकअप के बारे में, आखिरी में चलते चलते बात करेंगे मैथ की, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफाइसी, है ना। तो क्लोरोफाइसी में आपको पढ़ा देता हूँ। तो क्लोरोफाइसी में, अच्छा कोई मुझे बता सकता है फाइसी का मेंबर कौन है? क्लोरोफाइसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आप बताओ। अच्छा चलो पहले एल्गी के फीचर हम लोग देखो, एल्गी के फीचर पहले पढ़ लेते हैं कि एल्गी एक्चुअली एल्गी में होता क्या है, तो नोट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी? ठीक है, नहीं, इसके पहले नहीं। अच्छा अभी आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी इज दैट, फर्स्ट नोट करेंगे, embryo stage is absent। किसी भी एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो व्हाट इज एम्ब्रियो होता है? आप देखिए, जब दो गैमेट मिलते हैं तो दोनों गैमेट मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट के बाद क्या होता है, इन जनरल हायर प्लांट में या हायर एनिमल में ये जाइगोट डिवाइड करता है और मल्टी सेलुलर एक स्टेज का फॉर्मेशन होता है। इस मल्टी सेलुलर स्टेज में, है ना, इस मल्टी सेलुलर स्टेज में किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं स्टार्ट हुआ होता है, लेयर्स का सिर्फ मल्टी सेलुलर स्टेज को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हायर प्लांट में होता है, एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एल्गी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, the gametes are not covered with sir gametes are not Sir? covered with, हाँ, वो एम्ब्रियो को अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कह सकते हैं सर? एम्ब्रियो को क्या क्या खासकर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। हाँ बिल्कुल, एम्ब्रियो को अनडिफरेंशिएटेड मास कह सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा ह्यूमंस वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है खासकर। अच्छा, ओके सर। देखो ना, ब्लास्टुला, गैस्टुला, वो सब एम्ब्रियोनिक स्टेज ही तो हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है लेयर का, ठीक है। नेक्स्ट, गेमेट्स algae are usually aquatic। algae are usually aquatic। सर जी, तो इससे पहला वाला पॉइंट, द गैमीट्स आर नॉट कवर्ड विद, उसने आपके बात उसने कहा नहीं। gametes are not covered with any sterile cell। gametes are not covered with any sterile cell। मतलब कि स्टेराइल सेल क्या होती है? जो गैमीट फॉर्मेशन करने वाली सेल्स नहीं होती हैं। तो वैसी सेल से कभी भी इनके गैमीट जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। बाकी आप आगे देखेंगे, जैसे कि आप एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। देखो, किसी को कहीं पे कंफ्यूजन हो या कोई पॉइंट नहीं समझ में, एकदम बिंदास खुल के पूछो, ठीक है ना, बिल्कुल कोई भी हेजिटेट होने की बात नहीं है, ठीक है। पर्पस मेरा यही है कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। देखो क्या होता है, स्टेराइल सेल का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग हायर प्लांट के एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इस तरह से पिस्टिल होती है ना। पिस्टिल के अंदर यहाँ पे एग होता है। अब एग क्या है? ये फर्टाइल सेल है। क्यों भाई? यही आगे जाके फर्टिलिटी करेगी, ठीक है। तो दिस इज फर्टाइल सेल, और ये चारों तरफ बहुत सारी सेल से कवर्ड है ना। ये ओवरी की वॉल से कवर्ड है, इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं, इसका ढेर सारी सेल्स पाई जाती है, न्यूसेलस पाया जाता है। ये सब क्या है? ये सेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करेंगी, तो ये स्टेराइल सेल हैं। तो देखिए, गैमीट बाकी के प्लांट में, एडवांस प्लांट में बहुत सारी स्टेराइल सेल से कवर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर गैमीट किसी भी स्टेराइल सेल से कवर्ड नहीं होता है। इस बात का यही मतलब।
क्लियर? Yes, sir. थर्ड पॉइंट, फर्टाइल सेल गैमीट है सर। हाँ फर्टाइल सेल गैमीट होगी। गैमीट को ही अपन फर्टाइल सेल बोलेंगे खास पे, किसी में भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, गैमीट्स विल बी फर्टाइल सेल, है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, एल्गी आर मेनली एक्वेटिक, ईदर मरीन और फ्रेश वाटर, ईदर मरीन और फ्रेश वाटर, दोनों ही तरह के वाटर में एल्गी पाई जाती है। सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एल्गी आर यूजुअली एक्वेटिक, ईदर मरीन और फ्रेश वाटर, ईदर मरीन और फ्रेश वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, सो ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं? हाँ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। आप देखो ना, आपने देखा होगा कि जो लेक्स होती है ना, उनमें अगर आपने लेक्स में देखा होगा, उत्तराखंड में, मैत्री तुमने तो खूब देखा होगा, लेक्स में ग्रीन ग्रीन कलर का बहुत सारा वो सिल्की जैसा इकट्ठा हो जाता है ना मटेरियल, जिसको Yes. बाद में निकाला जाता है ना, तो वो एक्चुअली एक ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगाइरा होता है ना। तो ये लेक्स में पाए जाते हैं। इसमें इवन आपने देखा होगा तालाब में या पॉन्ड में, जो पुराने गंदे से पॉन्ड होते हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के ऊपर काई जम जाती है, तो काई भी एक्चुअली ग्रीन एल्गी है, तो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा एक आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जो वाटर पाइपलाइन होती है ना, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन होती है, उस वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन होती है, उसमें भी वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइन होती है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन सा जमा हो जाता है, वो भी एल्गी है, तो सब फ्रेश वाटर एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज thallus, body is thallus, that is not differentiated into root, stem and leaves, not differentiated into root, stem and leaves. Next point, their body is covered with mucilage. म्यूसिलेज कोई बता सकता है ये क्या होता है और क्यों कवर्ड होता है? म्यूकस। डेसिकेशन से बचने, म्यूकस जैसा होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका क्या फंक्शन होता है? डेसिकेशन से बचने, हेल्प इन मूवमेंट। हेल्प इन मूवमेंट। हाँ, क्या बोला? डेसिकेशन से बचाने के लिए। अरे मेरे भाई खासफेल, एल्गी तो पाए जाते हैं पानी में, उधर डेसिकेशन कहाँ से होगा? दे कैन नॉट बी डिहाइड्रेट, उनके पास तो खूब सारा वाटर है। बाहर नहीं पाई आप बताओ, देखो प्लांट, आप एक बात बताओ मुझे कि अगर आप अपने गैमलों में इतना सा ढेर सारा पानी भर दो तो प्लांट सड़ जाएगा? नहीं सड़ जाएगा, रॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन एक्वेटिक प्लांट में कभी भी रॉटिंग नहीं होती है। तो एक्वेटिक प्लांट में रॉटिंग नहीं होने पाती, उनको बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं करने पाते, उनके ऊपर किसी भी तरह का एनिमल नहीं चिपक पाता है, किसी तरह की दूसरे तरह के पैरासिटिक प्लांट नहीं चिपक पाते हैं। इट इज ड्यू टू म्यूसिलेज। नोट करेंगे, म्यूसिलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इसी में नोट कर लो। यही सब देखो नीट के क्वेश्चंस होते हैं। म्यूसिलेज पूछा, म्यूसिलेज क्या होता है? म्यूसिलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट प्रिवेंट decaying effect of Sir, can you water. please repeat? Yeah, sure. Body is covered with mucilage. Mucilage is carbohydrate. It prevent
it prevent decaying effect, it prevent decaying effect of water, decaying effect of water, and any kind of parasitic growth, any kind of parasitic growth on their body. Next point. सर So, जी, सर इसमें वाटर रेगुलेशन कौन करता है? वाटर रेगुलेशन देखो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, इसीलिए इनकी प्लांट बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। अच्छा, इनको वाटर रेगुलेशन करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं होती क्योंकि अपनी सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वाटर में ही पाए जाते हैं। सर तो वो करता कौन है? कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन? नहीं, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोई ऐसा स्पेशलाइज कोई टिश्यू नहीं पाया था। स्पेशलाइज टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट में, जिसको हम स्टीलर सिस्टम कहते हैं। इनके पहले किसी भी तरह की स्पेशलाइज टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता वाटर कंडक्शन के लिए। ओके सर। ठीक है, So- करेंगे जी। any kind of parasitic growth के बाद क्या था? Parasitic growth on their body, any kind of parasitic growth on their body। ठीक है, नेक्स्ट, vascular tissues are absent। अब देखो वेस्कुलर टिश्यू में आप बात करते हो, वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? Xylem and Xylem phloem. है प्लस फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जैसी कोई भी चीज इसमें नहीं पाई जाती। वी डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ एनी टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जैसा। नेक्स्ट, मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। मैकेनिकल टिश्यूज कौन से होते हैं? मूवमेंट So में repairing tissue. बताओ मैकेनिकल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? हाँ, खास पे आवाज नहीं है बेटा मेरे को। फ्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू है मैत्री, पक्का ना? मूवमेंट में मदद करने वाला। हाँ, खास पे क्या कह रहे हो? सर प्लास्टिड। नहीं बेटा, वो तो टिश्यूज नहीं है। मूवमेंट खासपेल तुम मैसेज करो यार दोस्त, खासपेल मैसेज करो। सर जी, तो ये फोटोसिंथेसिस अंडर को नहीं करते हैं? ना, मैकेनिकल टिश्यूज का तो मतलब होता है सपोर्ट, मैकेनिकल का तो मतलब होता है सपोर्ट करना, फिजिकल नहीं सपोर्ट सर, करना। नहीं सर, ये वाले क्या कहते हैं, एल्गी जो आप पढ़ा रहे हो ना, हाँ, वो फोटोसिंथेसिस अंडर को नहीं करते? ना करते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक एल्गी, करते हैं, सभी एल्गी फोटोसिंथेसिस पूछ हैं। हाँ सर, तो मैं वही पूछ रही थी। हाँ, मैकेनिकल टिश्यूज बताओ कौन कौन से होते हैं? अरे भाई, कोलेनकाइमा, याद आया? एंड स्क्लेरेनकाइमा। अगर नहीं याद आया होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, वैसे आपके सिलेबस में है। यस सर। स्क्लेरेनकाइमा, तो मुझे लगा था पैरेनकाइमा होगा। ना, पैरेनकाइमा जो होते हैं ना, वो स्टोरेज का उनका फंक्शन होता है एक्चुअली, स्टोरेज करना पैरेनकाइमा का, और वो गैप को वो फिलर टिश्यूज होते हैं एक्चुअली। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। देखो जो जितने सारे ये ग्रीन स्टेम्स होते हैं ना, जो ग्रीन स्टेम होते हैं और मजबूत होते हैं, उनमें पाया था कोलेनकाइमा, और बाकी जो भी वुड होती है इट इज ऑल स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछते हैं ना भाई। नेक्स्ट, अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। तो ये तय है, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसा होता है? इट इज फोटोसिंथेटिक। तो न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है ना? अब खास बात क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट are present
लेकिन आप देखते जाइए यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप नहीं, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट बट ग्रेना आर एब्सेंट फ्रॉम देम। क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं लेकिन उनमें ग्रेना नहीं पाए जाते। ग्रेना सबको पता है ना? नो सर, क्या नहीं होता है ग्रेन? ठीक है, देखो सर मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से आप ये रग्बी के बॉल के शेप के इस तरह से ऑर्गेनेली फोटोसिंथेसिस के लिए पाए जाते हैं, जिनको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन्हीं के अंदर ग्रीन ग्रीन से कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, आपने 10th में पक्का पढ़ा होगा। इन्हीं के Yes, अंदर sir. ग्रीन ग्रीन से कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस तरह के ग्रीन ग्रीन से क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ये ऐसे अरेंज होते हैं। ये एक्चुअली हायर प्लांट में पाए जाते हैं इस तरह से। सर 10th में कौन से चैप्टर में? सर थैलाकोइड। 9th में, हाँ वेरी गुड, थैलाकोइड, राइट, थैलाकोइड, ठीक है। तो थैलाकोइड तो बोलते हैं सिंगल, ये जो एक स्ट्रक्चर है कॉइन को, सिंगल कॉइन को थैलाकोइड बोलते हैं, है ना। 9th में आपने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनेली करके एक चैप्टर था, स्टार्टिंग में ही था, पहला चैप्टर था। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को हम ग्रेना कहते हैं। Yes, sir, पढ़ा है. ग्रेना, ग्रेना के अंदर पाया जाता है एक केमिकल, उस केमिकल को आप बोलते हो क्लोरोफिल। याद आया? Yes, sir. क्लोरोफिल, यस यही सर। क्लोरो, हाँ ना, ये क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल होता है, इट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैटलाइज करता है ना, तो जिससे फूड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ग्रेना जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एल्गी में नहीं पाए जाते। तो क्लोरोप्लास्ट तो मौजूद है, लेकिन ये ग्रेना जैसा जो स्ट्रक्चर है ये एल्गी में एब्सेंट होता है और बाकियों में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, नोट कीजिए। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट बट ग्रेना आर एब्सेंट। तो ग्रेना का फंक्शन क्या होता है? ग्रेना का फंक्शन होता है ये फोटोसिंथेसिस करना, सिंपल सर जी। सर, अगर ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल होता है तो फिर जी। अगर इनके अंदर ग्रेना नहीं होते तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। बताओ कौन है? मैं तो फाइनली करूंगा, आप में से कौन इसका आंसर देना चाहेगा? बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, अच्छा कोई नहीं, अच्छा मैत्री पूछने वाली थी, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, नहीं सर, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, बस जस्ट नेक्स्ट। अच्छा ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि इनके अंदर इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाते हैं। अब इनके अंदर ग्रेना डेवलप नहीं होते, तो ग्रेना का प्रिकर्सर स्टेज जो होती है ना, ग्रेना से पहले की जो प्राइमरी स्टेज होती है, तो एवोल्यूशन के ट्रेंड में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है ना, ऐसे। ये ग्रेना के फॉर्म में तो नहीं अरेंज होते, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर ये ग्रीन बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली। फोटोसिंथेटिक लैमेली, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं, ग्रेना के फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकते। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, हजारों साल बाद क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हुआ, और क्लोरोप्लास्ट डेवलप होकर के ग्रेना में कन्वर्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना जैसे स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। यही तो एवोल्यूशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर जी सर, ये जो फोटोसिंथेटिक लैमेले है क्या कहते हैं, वो ग्रेना की क्लोरोफिल में होता है? हाँ, इनके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अच्छा, तो ये ग्रेना की पहले वाली स्टेज है ना? राइट, दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ ग्रेना। सर एक और क्वेश्चन था जी, सर, क्या कहते हैं इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन कौन सी है? मतलब थ्रेट हैबिटेट जो होता है, मतलब इनके लिए कौन सा, क्या कहते हैं, अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशंस है? अच्छा एडवर्स कंडीशन यही है इनके लिए, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, दैट इज द एडवर्स कंडीशन। अच्छा, मतलब अगर क्योंकि वाटर नहीं होगा तो? बिकॉज विदाउट वाटर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके सर, टेम्परेचर का चेंज हो जाना, दैट इज आल्सो एडवर्स कंडीशन। यस सर। ठीक है, ओके। आप ये समझिए कि एल्गी इतना डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड में कि आपने एक सी का नाम सुना होगा, सार्गेसो सी।
सुना है किसी ने सार्गेसो सी? नहीं सर। नहीं सुना? सार्गेसो सी में एक एल्गी पाया जाता है, उसको हम सार्गेसम कहते हैं, है ना। सार्गेसम जो एल्गी होता है वो ग्रीन एल्गी होता है, वो इतने ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है कि वहां पे शिप चल ही नहीं पाते, शिप चल ही नहीं पाते। सर कैसे? प्रोपेलर फंस जाते हैं, इतना ज्यादा, जो शिप के पंखे होते हैं ना प्रोपेलर्स, तो वो प्रोपेलर फैन जो होते हैं वो उनमें एल्गी फंस जाती है, वो जैम हो जाते हैं। तो ये सी किस तरफ है? दिस इज एट द पार्ट ऑफ ये वाला पार्ट देखा है, ये अमेरिका का रीजन है ना, यहाँ पे वही डेथ वैली या साइलेंट वैली यहाँ पे, और ये वाला पार्ट तो रशिया ने खरीद रखा है। हाँ, इसके बाद ये आप सर फ्रीज हो गए। साइलेंट के बाद ये वाला जो पार्ट फ्रीज हो गया, आवाज आ रही है? रुक रहे हैं आप बार बार। मैं रुक रहा हूँ, अभी आ रही है आवाज? देखो यस सर। ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका। यस सर। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे क्वींसलैंड है, ठीक है, इधर पे आपका ग्रीनलैंड वाला पार्ट पड़ जाता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड सार्गेसो सी। सर लेकिन वर्ड में सर हाँ क्वींसलैंड तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। क्या क्या? सर क्वींसलैंड शायद ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। अरे वो ये क्वीन आइलैंड इसको बोलते हैं, क्वीन आइलैंड। हाँ सर, क्वींसलैंड तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। वो उसका पार्ट है, क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड का पार्ट है क्वींसलैंड। हाँ सर, मतलब इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया ही हुआ। हाँ डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया का ही कब्जा है उस पे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होता है, सार्गेसो सी पाया जाता है। ये सार्गेसो सी में एक एल्गी पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सार्गेसम इज ए ग्रीन एल्गी। वो इतना ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उसको खाने के लिए ढेर सारी मछलियां यहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, बट इट इज टफ टू हंट ओवर हियर। द रीजन बिहाइंड इट कि यहाँ पे जो शिप्स होते हैं उनके प्रोपेलर में ये एल्गी फंस जाता है और वो प्रोपेलर जाम हो जाता है। तो ये इसकी पिक्यूलरिटी है, ठीक है, समझ गया ना? सर ओके सर नेक्स्ट। हाँ आपने अभी बोला कि अनफेवरेबल कंडीशंस में टेम्परेचर ड्रॉप भी आता है सर, लेकिन ये तो ऑलरेडी बहुत कम टेम्परेचर में है। नहीं बेटा, देखो यहाँ पे खास बात है, थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला मामला है यहाँ पे, इसीलिए मैं बता नहीं रहा था। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से एक्चुअली जाती है एक वार्म करंट, और यहाँ से आती है कोल्ड करंट। हाँ सर, फिर समझ गए, समझ गए है ना, मिस्ट का फॉर्मेशन होता है, दोनों करंट यहाँ पे मिल जाती है। मुझे लग ही रहा था सर वार्म करंट भी आता होगा वहां से, फिर क्या कहते हैं उनका मीटिंग होता होगा, इसीलिए यहाँ पे मिस्ट का फॉर्मेशन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मैं हटा देता हूँ, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve syngamy। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिनगैमी। देखिए सिनगैमी का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपसे, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से डिस्कस कर दूं। फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। हाँ वेरी गुड, दोनों मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। तो ये मेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया, इन दोनों गैमीट का फ्यूजन, और दोनों के फ्यूजन में पहले दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, मतलब प्लाज्मोगैमी, उसके बाद दोनों की न्यूक्लियस फ्यूज होगी, उन्हें उसे बोलेंगे कैरियोगैमी, और दोनों के फ्यूज हो जाने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना, मेल फीमेल, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग सिनगैमी बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो दिस इज मेल गैमीट एंड दिस इज फीमेल गैमीट। अब देखो क्या होता है, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का हो सकता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप, ठीक है। फर्स्ट कैसे होता है, आइसोगैमी। चैटिंग नहीं करो, पहले इधर देखो मैत्री। आइसोगैमी क्या होता है, आइसोगैमी में मेल और फीमेल जो दोनों ही गैमीट होते हैं, बोथ गैमीट दे आर सिमिलर, वो दोनों एक जैसे। कैसे कैसे सिमिलर होते हैं, तो मेल गैमीट ये हो गया और प्लस फीमेल गैमीट। तो शायद आपने बता चुका है डायग्राम के साथ। हाँ ठीक है, नोट कर लो, कुछ लोगों को नहीं पता होगा जो लोग नहीं थे क्लास में ना। तो यहाँ पे
फिजिकली सिमिलर है ना, एक जैसे दिखते हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकली सिमिलर, मैं हालांकि बता चुका हूं ये फंजाई में। फिजियोलॉजिकली सिमिलर, फिजिकली सिमिलर है और फिजियोलॉजिकली सिमिलर है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है, दोनों जो गैमीट्स होते हैं उन दोनों गैमीट के साइज में डिफरेंस होता है। ये हो गया मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट लार्जर साइज का होता है इन जनरल, है ना। लार्जर साइज का होता है और लेस एक्टिव होता है। तो पहली बात, दोनों के शेप में डिफरेंस है। तो सबसे पहले दे आर फिजिकली डिसिमिलर, और दूसरा क्या है, फिजियोलॉजिकली। क्यों भाई फिजियोलॉजिकली क्यों? क्योंकि यहां पर फीमेल गैमीट जो होता है फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर, फीमेल इज लेस एक्टिव, फीमेल गैमीट लेस एक्टिव, है ना। तो ऐसे होता है। तीसरा जो तरीका होता है oogamous, oogamous में यहां पर क्या है, मेल तो ऐसे ही होगा, मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, और जो फीमेल होगा वो बहुत बड़ा होगा, है ना। तो यहां पर क्या है, फीमेल गैमीट female gamete is very large and non-motile। नोट कर लिया सबने? Sir, तो wait. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, आइसोगैमी में आपके वो फिजिकली डिसिमिलर होते हैं, हाँ I mean फिजिकली सिमिलर होते हैं। So sir, ये फिजिकली और पॉसिबल? फिजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों ही तरह सिमिलर होते हैं। यस सर। सो ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इनके हर केस में तो जो फीमेल गैमेट है वो तो हाँ ओवम ही रहेगा ना, सो वो तो एग ही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एग ही रहेगा, लेकिन एग यहाँ मोटाइल होता है। देखो यही तो डेवलपमेंट है। स्टार्टिंग में डेवलपमेंट जब हुआ, देखो जैसे बैक्टीरिया में भी मेल फीमेल होता ही नहीं है ना। एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव मान लेते हैं, जो डीएनए देता है उसी को मेल मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में एवोल्यूशन के सीक्वेंस में मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं हो पाया, ऑर्गन्स में डिफरेंशिएशन होता ही नहीं। एवोल्यूशन में ये इतने ज्यादा बैकवर्डेड थे कि मेल और फीमेल गैमीट में एवोल्यूशन होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम इनके ये जिनके अंदर बनते हैं, तो एंथीरिडिया के अंदर मेल बनते हैं और ऊगोनिया के अंदर फीमेल बनते हैं। तो इसलिए हम ऐसे पहचान लेते हैं कि ये फीमेल गैमीट होगा, ये मेल गैमीट होगा, हालांकि दिखने में दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो जो आइसोगैमी में जो आपने क्या कहते हैं वो डाले हैं सेल्स, वो दोनों एक ही मतलब एक ही काइंड के हैं कि डिफरेंट हैं? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डेवलप होते हैं, है ना। एक ही प्लांट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डेवलप होते हैं, है ना। एक एंथीरिडिया में, दूसरा ओगोनिया में, ठीक है सर हाँ सर थर्ड वाला एक्सप्लेन कीजिएगा फिर से प्लीज। ठीक है। जानवी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, थर्ड वाला क्या है बेटा, oogamous। oogamous में क्या है कि मेल तो बहुत छोटा होगा और एक्टिव होगा, लेकिन फीमेल यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा होगा मेल के कंपैरिजन में। इट विल बी वेरी लार्ज एंड दिस विल बी नॉन मोटाइल, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे oogamous। मतलब फीमेल गैमीट मूव नहीं करेगा, फीमेल गैमीट प्लांट में ही लगा रहेगा और मेल गैमीट चल करके आएगा और फ्यूज करेगा। एनाइसोगैमी में क्या होगा, मेल फीमेल दोनों वाटर में बाहर होंगे, एक्सटर्नल होगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, ठीक है। सर एक बार फिजियोलॉजिकली सिमिलर बता दीजिए। हाँ, फिजियोलॉजिकली सिमिलर क्या, फिजियोलॉजिकली क्या होता है ना कि जैसे ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। कैसे, समझो बात को। मेल्स आर लाइक दे आर मोर एग्रेसिव देन फीमेल्स, ठीक है। सो इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज फिजियोलॉजिकल डिसिमिलरिटी, है ना, समझ गए ना। जैसे आप एलिफेंट में ले लो, एलिफेंट्स में क्या होता है
कि फीमेल हमेशा साइज में बहुत बड़ी होती है, बहुत साइज में बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अभी क्या होता है, वो फिजिकली डिसिमिलर है। दूसरा क्या होता है, जो फीमेल्स होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा मस्कुलर होती है और ज्यादा एग्रेसिव होती है। ये फिजियोलॉजिकल डिसिमिलरिटी एलिफेंट्स में है ना। तो फिजिकल डिसिमिलरिटीज हम लोग देख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसिमिलरिटीज होती है जो एक्टिविटी या बिहेवियरल होती है। क्लियर है? ओके सर, यस सर। ठीक है, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसिन, है ना। तो एल्गी में ये हमने जो अभी तक पढ़े, ये एल्गी के जनरल फीचर थे, ठीक है। एल्गी के बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग एल्गी के साथ में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले आते हैं ग्रीन एल्गी। यहां तक किसी को डाउट हो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं? अरे वाह सर एक चीज पूछनी थी सर, एक समझ नहीं आया था। बताओ सर आपने बोला था ये न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के जरिए लेते हैं, लेकिन सर ये वाटर के अंदर होते हैं तो इन्हें सनलाइट कहाँ से मिलती है? ये बहुत कम इंटेंसिटी में कर सकते हैं। जो रेड एल्गी होते हैं ना, दे आर दी, तुम ये समझो कि जो रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी नाइट में मूनलाइट से भी फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। रेड एल्गी था? हाँ, रेड एल्गी, डेड नहीं, रेड, आरईडी, रेड, हाँ लाल सर, वाला। रेड एल्गी, they are found deepest in ocean and they are the plant which can photosynthesis in the least light, इसीलिए वो डीपेस्ट पाए जाते हैं ओशन में। सर ऐसा मतलब वो रात को भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं? हाँ, वो मूनलाइट में भी कर सकते हैं। और मैं आप, अच्छा एक बात मुझे बताओ प्लीज, सभी लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है, प्लांट कैन फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट ओनली, sunlight as well as moonlight, even they can photosynthesis in this artificial light. मेरा स्टेटमेंट कौन सा सही है या सभी सही है? मैंने पहला स्टेटमेंट दिया, प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, माय फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन नेचुरल सनलाइट, फर्स्ट। सेकंड, सनलाइट एंड मूनलाइट बोथ, ठीक है। थर्ड, they can photosynthesis even in artificial light like bulb and halogens. जल्दी बताओ। सिर्फ फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट सही है। करेक्ट है। ठीक है, मैं जब देखता हूँ खासफेल कहाँ गायब हो गया, ये है खासफेल, तुम कहाँ पाए जा रहे हो अभी? सेकंड नहीं हो सकता सर। अरे भाई, हूँ है तो सर। ठीक है। तुम्हारा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आज क्या बात है? ठीक हो तभी तभी सही है, सही है, सही है सर। अच्छा सही है, ठीक है। हुदा थर्ड, अच्छा दे कैन, अच्छा ठीक है, दे कैन डू द, हुदा तीनों सही हैं कि सिर्फ थर्ड सही है? मैत्री का कहना ऑल इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हुदा सिर्फ फर्स्ट सही है शायद। अच्छा सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड शायद। सेकंड शायद, सेकंड सर फर्स्ट। फर्स्ट, सर फर्स्ट वन। अच्छा फर्स्ट नहीं सेकंड। अच्छा सेकंड, ठीक है। तो सेकंड या थर्ड? अलीना का कहना फर्स्ट है, अच्छा सेकंड या थर्ड है। देखो फर्स्ट तो सही होगा ही होगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस, दे कैन फोटोसिंथेसिस इन सनलाइट, they can photosynthesis in sunlight, they do photosynthesis in sunlight in fact. डाउट तो थर्ड वाले और सेकंड वाले पे ही है। फर्स्ट तो हो गई, फर्स्ट तो हो गई। खासफेल क्या आंसर दिया तुमने? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, भाई साहब तीनों सही हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लेकिन तीनों सही हैं। और अगर अपन उतनी इंटेंसिटी की लाइट दे पाए, आप हैलोजन लगा करके प्लांट को उतनी इंटेंसिटी की लाइट, आर्टिफिशियल लाइट दे पाओ जितनी की इंटेंसिटी सन की लाइट में होती है, बिलीव ऑन मी, दे विल डू द फोटोसिंथेसिस 100%, ठीक है। लेकिन मून लाइट में और आर्टिफिशियल लाइट में प्लांट उतना फूड नहीं बना पाते जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए अगर लाइट ना हो तो प्लांट मर जाते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा कि मनी प्लांट ऑफिसेस के अंदर रहता है, इंडोर प्लांट जो भी रखे रहते हैं, डक प्लांट जिसको बोलते हो, मनी प्लांट, सब तो अंदर ही रखे रहते हैं। उन्हें कभी हफ्ते में एक बार किसी ने लाइट दिखा दी, 15 दिन में दिखा दी तो दिखा दी, वरना वो ऑफिस के अंदर रहते हैं, इसके बाद भी वो ग्रीन रहते हैं। हाउ डू डू दैट? Because their photoreceptors means their chloroplast, they are efficient enough to do the photosynthesis
इन आर्टिफिशियल लाइट और लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जितने भी प्लांट इंडोर प्लांट होते हैं वो बहुत कम लाइट की इंटेंसिटी में, जितनी आपके घर के अंदर रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग से लाइट आती है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। सर तो आप ये बस, हाँ तो थर्ड वाला ना मैंने क्रिश 3 मूवी में देखा था। इसमें देखा था क्रिश 3। अच्छा क्रिश सर हाँ सर अगर मतलब मूनलाइट और आर्टिफिशियल लाइट में कम खाना प्रोड्यूस करते हैं, और आप कह रहे थे कि वो जो रेड एल्गी है वो मूनलाइट में ही खाना प्रोड्यूस करता है, तो फिर मूनलाइट उसको में भी खाना कर लेते हैं। मूनलाइट में भी कर लेते हैं, वो एकदम डीप डाउन सी पाए जाते हैं, तो फिर उनको खाना कम नहीं पड़ता होगा? नहीं, एडेप्टेशन है, मैंने वही तो बोला कि एडेप्टेशन है। उनके जो क्लोरोप्लास्ट है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है, जैसे मनी प्लांट को बहुत कम उसको लाइट कहाँ मिलती है, लेकिन वो उनके क्लोरोप्लास्ट इतना एफिशिएंट है, ये एवोल्यूशन है। समझ गए? यस सर, समझ गए। हाँ ठीक। सर बट सारे प्लांट तो नहीं कर सकते ना सर मूनलाइट में, और सर प्लांट से तो ये सिंथेसाइज करते हैं। Excuse me, sir. ये एडेप्टेशन, हाँ जानवी बताओ। Sir, actually, I have to leave for another class. ओके, यू हैव टू गो फॉर अनदर क्लास Yes, sir. एट दिस टाइम। अच्छा ओके ठीक है। सो अभी तो आप जा सकते हो, लेकिन यार छूट जाएगा आपका तो ये रेगुलर Yes. होती है आपकी? सो दिस नहीं, अनदर क्लास sir. रेगुलर नहीं होती? नहीं. It is some special occasion. Okay. You can go for today, but do one thing. Take lecture recording from Niskarshi. Okay, sir. क्योंकि अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीन एल्गी में पढ़ाने वाले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? Fine, sir. हाँ ठीक है। तो मैं ये बोलो बोलो बेटा। ना एल्गी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाना शुरू कर दिया था। आप रेड एल्गी में कब पहुंचे थे? रेड एल्गी कहाँ, अभी तो हम लोग ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। सर अभी आपके लास्ट पॉइंट में जब अरे सर सिर्फ ऐसे ही बता रहे थे। वो तो मैं जस्ट बता ही रहा था कि एल्गी रेड एल्गी में एक खास बात होती है कि if we compare red algae with the rest of the algae and even rest of the plant, so red algae are the plant, they are found on the earth that they can photosynthesis even inside below the water surface in oceans, so they can absorb even infrared light which rest of the chloroplast cannot absorb. ओके सर ठीक है सर लेकिन अभी सर मुझे ये समझ नहीं आया। सर आप प्लांट्स बोल रहे हैं, सर प्लांट से तो सिंथेसाइज होता है कि सर हर प्लांट की बात हो रही है? हर प्लांट थोड़ी ना मूनलाइट में कर सकता है। नहीं हर प्लांट कर सकता है। फोटोसिंथेसिस तो होगी, ये 100% है। एवरी प्लांट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट मूनलाइट इवन इन आर्टिफिशियल लाइट। बट होगा क्या कि ये जो प्लांट है एडेप्टेड है, जैसे मनी प्लांट हो गया, एल्गी रेड एल्गी हो गया, so they will make sufficient food, but the rest of the plant they will do the photosynthesis reaction will start, but they won't be capable to produce that much quantity of the food which is required for them. ओके सर। करेंगे सभी रिएक्शन तो सब में स्टार्ट होगी, है ना? लेकिन रिएक्शन की इंटेंसिटी बाकियों में बहुत वीक होगी, लेकिन रेड एल्गी में फुल्ली होगी। ये मेरा कहना है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अरे ये जितने सारे बॉलीवुड वाले बनाते हैं ना ये सब मूवी, इस तरह की साइंस फिक्शन, ये सब ऐसे मजाक वाले कॉमेडी बनाते हैं। साइंस फिक्शन देखना है, हॉलीवुड देखो। ठीक है चलो। तो हम तो हॉलीवुड देखते हैं, क्रिश 3 में बस वो देख लिया था ऐसे ही। अच्छा ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो एट योर एज आई वाज पैशनेट फॉर हॉलीवुड मूवी, अब नहीं देखता। सर बाय द वे क्वेश्चन था। पूछो। सर वो क्या कहते हैं वो मूवी में ही देख के उसने क्या कहते हैं कुछ सेकंड में ही प्लांट को ना ग्रो करा दिया था। सर तो अगर मैं ये पूछने वाली थी कि अगर क्या कहते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की एनर्जी अगर उसको मिली तो वो क्या कहते हैं उतने में ही ग्रो करेगा या एकदम से बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा? नहीं देखो कोई भी रिएक्शन इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? कोई भी रिएक्शन इतनी फास्ट नहीं हो सकती। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये तो सिर्फ बकवास ही है। ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो कि अगर किसी आदमी के अंदर ढेर सारी एटीपी इंजेक्ट कर दी जाए तो क्या उसका हफ्ते भर का काम चल जाएगा? क्या नहीं चल पाएगा? नहीं, क्योंकि हर सिस्टम अपने मतलब हर सिस्टम अपनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को चलाने के लिए उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, उससे बियॉन्ड परफॉर्म नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ओके आगे चलते हैं। क्लोरोफाइसी आप देखो,
क्लोरोफाइसी में क्लोरोफाइसी या यूं कहें क्लोरोफाइटा भी इसको बोल सकते हैं। क्लोरोफाइटा इज एक्चुअली दिस इज द क्लास ऑफ ग्रीन एल्गी, है ना। इसमें जितने भी एल्गी आते हैं उनको हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ऐसा बोलने के पीछे रीजन क्या है? इनको बोलने के पीछे जो मेन रीजन है दैट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो पाया जाता है दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्लोरोफिल बी नॉर्मली हायर प्लांट्स में पाया जाता है। अरे इधर देखो, ये साउथ इंडियन मूवीज, इधर देखो पहले, इधर फोकस करो, हम लोग कहीं और लग जाते हैं। देखो पहले, ये जितने भी एल्गी होते हैं, है ना, तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, इसका ग्रीन एल्गी का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है, वो पहले रिप्रेजेंटेटिव मेंबर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको बताता हूँ जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ। एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। आप देखो इसमें क्या है कि ये कैसा दिखता है। सर इसमें सिर्फ ए बी है, सी नहीं है क्लोरोफिल? सर इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी है, सी नहीं है? हाँ ना, सी नहीं पाया था। क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है फ्यू उसमें, फ्यूफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल ए बी क्या होता है? हाँ क्या क्या? क्लोरोफिल ए एंड बी क्या होता है? ये क्लोरोफिल के टाइप है एक्चुअली, है ना। क्लोरोफिल कई तरह का पाया जाता है। क्लोरोफिल एक्चुअली क्या है, चलो मैं बता देता हूँ यहीं पे आपको, हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। क्लोरोफिल क्या होता है? एक इस तरह का केमिकल कंपाउंड है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। इसके बीच में एक पाइरोल रिंग पाई जाती है और इसमें ये कई सारी पेंटागोनल रिंग्स पाई जाती है। इस तरह का रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है। 34 कार्बन की इसमें एक चेन होती है, CCS की टेल होती है, ऐसा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा थोड़ा इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग पाइरोल रिंग बोलते हैं, पाइरोल रिंग बोलते हैं। ये 34 कार्बन की बनी हुई एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना। इस तरह का क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोरोफिल को हमने डिवाइड किया है, ए क्लोरोफिल, बी क्लोरोफिल, सी क्लोरोफिल, डी क्लोरोफिल, ई, इतने टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। आज की डेट में जितने भी ग्रीन प्लांट अपन देखते हैं उनमें सब में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं क्लोरोफिल जो होते हैं, ये क्लोरोफिल डिफाइन करते हैं कि मतलब फोटोसिंथेसिस कैसे होगी। तो इनका सबका स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस होता है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने अभी देखा, ये क्लोरोफिल ए का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। सब आपने बीच में क्या लिखा है? कहाँ पे? ये पाइरोल रिंग, पाइरोल पढ़ाऊंगा मैं भी। मैं अभी आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना आपके सिलेबस में, तो सेल बायोलॉजी में क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा, उसमें क्लोरोफिल प्रॉपर पढ़ाऊंगा, क्लोरोफिल होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो आज की डेट में जितने प्लांट पाए जाते हैं, हायर प्लांट में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, लोअर प्लांट में ए भी पाया जाता है, सी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है। बी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है ना, समझ गए? क्लियर? तो इसमें कुछ रेयर नहीं है? मैग्नीशियम रिंग पाई जाती है बीच में, मैग्नीशियम पाइरोल रिंग। सर मतलब बी सबसे ज्यादा एडवांस कह सकते हैं? दिस इज द मोस्ट इवॉल्व्ड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर रेड एल्गी में भी बी पाया जाता होगा? नहीं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। वो इवॉल्व नहीं है, उनमें एडेप्टेशन है। ओके सर, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर गए। ठीक है, तो देखो जो सर, हमारा, हाँ बोलो खास में। अब वो सेल जब पढ़ोगे ना, वहाँ पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव भी बढ़ाएगी ना सर? सेल में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तो नहीं है,
सर ये कहाँ पर अटका हुआ है? पहले पढ़ाया था ग्राम। बस सही, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं काशफेल अभी इससे सर, बाहर नहीं अब निकल पाया पढ़ा ग्राम गया पॉजिटिव। ना पर। इसको मैंने ग्राम पॉजिटिव, किसी दिन मैं इसको सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ाऊंगा अलग से। काशफेल किसी दिन हम लोग स्पेशल क्लास कर लेते हैं। ओके ठीक है, सर, हाँ थैंक यू। अलग से। आई कैन गिव, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी को हाँ अगर सर, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अच्छा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, हाँ। तो किसी दिन बैकअप क्लास में मामला निपटा देंगे वहीं पे, चलेगा ना? सर ओके। हाँ ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव किसी दिन बैकअप क्लास में बढ़िया से डिटेल में पेशेंटली करेंगे, फिर से करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, सॉरी ये क्लाइवाइडोमोनास क्या होता है, ये ऐसे दिखता है। बोर्ड का यही फायदा होता है, अपने अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लेते हो। ऐसा इंसेक्ट की तरह दिखाई देता है, बट ये इंसेक्ट नहीं होता ना, ये है तो एल्गी। ठीक है, अब इसमें दो फ्लैजिला निकले होते हैं। फ्लैजिला आपको पता है ये मूवमेंट का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ से अभी मैं नेमिंग देखूंगा। ये इसका इस तरह से इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी स्पेक्युलरिटी क्या होती है, सबसे खास बात क्या होती है, कोई बता सकता है क्या क्लेमाइडोमोनास सबसे खास बात क्या होती है? कोई बताएगा? बोलो भाई। अरे क्लेमाइडोमोनास की देखो भाई खास बात क्या होती है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो कप के शेप में होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द पेक्युलरिटी ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास की ये पेक्युलरिटी होती है, इसमें कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस और यहाँ पर इस तरह से दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पाई जाती है, और इसके साथ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और कुछ वैक्यूल। ये इस तरह के इसमें कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, कुछ इस तरह के वैक्यूल्स। अभी मैं सब नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज पाई जाती है, वो है थोड़ा इसको ऊपर कर दिया जाए, ये इसको मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा सा, और इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको हम पायरोनोइड्स बोलते हैं। तो पायरोनोइड्स ये एल्गी में ही पाए जाते हैं, आपको बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेंगे पायरोनोइड्स आपको। ठीक है, और यहाँ पर छोटी छोटी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। बताओ भाई, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन बता चुका हूँ मैं बाकी लोगों को, जल्दी बताइए। ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन। वेरी गुड, स्मार्ट हो गई तुम लोग पहले से ही। यहाँ पे कुछ वोलेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी स्ट्रक्चर्स हो गए ना। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ उसको बचा। ठीक है, ये होगा फ्लैजिला, दिस इज पैपिला, और ये ब्लेफेरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पायरोनोइड्स, सेल वॉल, प्लाज्मा। ठीक है,
फ्लैजिला हो गया, ये है ना, ये हमारा फ्लैजिला हो गया, और दिस इज कॉल्ड पैपिला, पैपिला। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। बेसल ग्रैन्यूल, ब्लेफेरोप्लास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बेसल ग्रैन्यूल, या मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट इन्हीं को बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, है ना, और दे आर वैक्यूल्स हो गए हमारे ये, और कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, पूछा जाता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, और सर ये ओनली ऑर्गेनिज्म है जिसमें कप हाँ शेप्ड होता है? हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में पाया जाता है, इसकी पेक्युलरिटी है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन एल्गी में एक ही बात याद रखना है कि देखो, स्पाइरो वगैरह में रिबन शेप पाया जाता है, कारा में स्टार शेप पाया जाता है, ठीक है, और इसमें यूलोथ्रिक्स में हाफ कप शेप पाया जाता है, क्रिसेंट शेप, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप के क्लोरोप्लास्ट सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी में। तो क्लोरोफाइसी की पेक्युलरिटी है। दिस इज पाइरोनॉइड्स। पाइरोनॉइड्स एल्गी की जैसे पेक्युलरिटी है। पाइरोनॉइड्स आपको मेनली आपको एल्गी में ही मिलेंगे। सर पायनोइड का फंक्शन क्या है? पाइरोनॉइड्स ये फूड स्टोरिंग बॉडी होती है, फूड स्टोर करने का फंक्शन करते हैं। ओके सर। प्लाज्मा, प्लाज्मा नोट कर दीजिए। सर हाँ जी। सर वो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर वो ब्लैक ब्लैक वॉलेटाइल ग्लोब्यूल्स है ना? अच्छा, ये रुको रुको रुको, हाँ ये बेटा, तो ये वोलेटिन ग्रैन्यूल्स बोलते हैं इनको। एक और दो चीजें और रह रही इसमें, चलो मैं वो भी बना ही दूं, फिर दोनों को साथ में नोमेनक्लेचर करता हूँ। एक यहाँ पर, दो चीजें, एक तो ये ब्राउन कलर वाले ग्रैन्यूल्स, और बता सकते हो ये क्या है? सर एक और न्यूक्लियस। समझ गए? आई स्पॉट याद आया? यस सर याद आ गया। आई यस स्पॉट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा ही बोलते हैं ना इसी को। स्टिग्मा, यस सर। और ये वाले जो ग्रैन्यूल्स आपने बताया था, दे आर वॉल्यूटिन, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ये पिगमेंटेशन का काम करते हैं और कुछ नहीं। डन, नोट कर लिया क्या? सर अभी नहीं, वेट। और इनके चारों तरफ ऑब्वियसली सब जगह मैंने आपको एल्गी में बताया कि एल्गी है तो ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाएगी जो किसकी बनी होगी? म्यूकस। म्यूसिलेज की। म्यूकस तो हमें आपने पाया जाता है, म्यूसिलेज।
सर जी सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका काम क्या होता है? कुछ नहीं, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन अंदर हो जाता है तो वो सैप को इकट्ठा करने का फंक्शन करते हैं, वाटर वगैरह इकट्ठा करते हैं। ओके सर। और ये ऊपर से पेपिला का फंक्शन क्या है? इसका पेपिला नहीं समझ में आ रहा, किसका किसका बोलूं? सो पेपिला, अच्छा पेपिला, पेपिला इट्स जस्ट ये तो फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट है ना। सर एक इसका बार कोई पूरा डायग्राम समझा दीजिए सही से प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल, आप लोग नोट कर लो तो मैं आपको समझा दूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है चलो मैं समझा देता हूँ, आप समझो बात को। देखो सबसे पहले फ्लैजिला, फ्लैजिला का फंक्शन होता है लोकोमोशन करना, है ना। फ्लैजिला हेल्प करते हैं लोकोमोट करने में। पेपिला वाला पार्ट क्या होता है ना, कई बारी दो क्लेमाइडोमोनास आकर के ऐसे एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है ना, और फ्यूज करके एक बन जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं इस तरह से। तो सेल्स का फ्यूजन भी होता है ना, कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन के टाइम पे पेपिला के थ्रू होता है, इसका फ्रंटल पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट। बेसल ग्रैन्यूल वो होते हैं जिनसे कि फ्लैजिला निकलते हैं। बेसल ग्रैन्यूल इन्हीं को ब्लिफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं। बेसल ग्रैन्यूल या ब्लिफेरोप्लास्ट फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके नीचे आती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है, मतलब कि जितना भी एक्सक्रीशन होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा वगैरह में मैंने आपको बता भी रखा ऑलरेडी कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कैसे फंक्शन करते हैं। तो ये डर्टी वाटर को, गंदे पानी को या किसी भी तरह के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को हाँ अभी बस बंद करता हूँ, डायग्राम समझा दो फिर 8:30 में वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन का काम करते हैं। आई स्पॉट क्या करते हैं, ये क्लेमाइडोमोनास डीपली दे आर फाउंड डीपली इनसाइड द लेग, लेकिन जब लाइट आती है तो ये सरफेस पे आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो लाइट के सेंसर होते हैं, ये बताते हैं कि लाइट आ गई है, चलो ऊपर चलते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास के बाद बताते हैं कि लाइट आ चुकी है, फोटोसिंथेसिस करने ऊपर चलो। तो क्या करते हैं, जब से जैसे सनलाइट आती है तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। जैसे सनलाइट चली जाती है दे गोज डीप इनसाइड द लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये वैक्यूल्स। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, कोई खास फंक्शन नहीं है, किसी भी तरह की सैप को इकट्ठा करने का फंक्शन करते हैं, ठीक है। और अब देखो दूसरा क्या होता है, ये आ गया कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करने का फंक्शन करता है। पायरेनोइड्स क्या करती हैं, क्लोरोप्लास्ट ने जो भी फूड बनाया है, जैसे स्टार्च बनाया, किसी भी तरह की चीज बनाई, उसको स्टोर करने का फंक्शन करती है। तो ये स्टोरिंग बॉडीज होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। जब लाइट नहीं होगी तो इन्हीं पायरेनोइड से फूड को ले लेंगे। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये सेल वॉल पाई जाती है, और सबसे बाहर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज म्यूसिलेज। सर अपने आई स्पॉट का क्या बताया? आई स्पॉट को इसी को स्टिग्मा भी बोलते हैं, याद है ना, मैंने बता भी चुका हूँ। आई स्पॉट को स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। ये फंक्शन के लाइट के लिए फोटो सेंसर है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जहां पे होती है लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ 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 जी सर पायरेनोइड्स जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है ना? हाँ, एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है सब लोग, किसी को कोई दिक्कत? हाँ करण समझ में आया? सर वॉल्यूटाइन ग्रैन्यूल्स का क्या फंक्शन था? हाँ सर आ गया। दे गिव्स कलर और पिगमेंटेशन। स्वाति सॉरी यस सर। ठीक है। और जानवी क्लियर है सब कुछ? यस सर, अभी ये वाला तो क्लियर है। अच्छा ठीक है, कुछ छूट गया क्या आपका? यस सर, अब जब मैं लीव हुई थी तब तो क्लियर था, आई मीन तब छूट गया था, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग लेकर देख लूंगी, तो डाउट होगा आपसे पूछ ठीक है। लूंगी। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में पहले ज्वाइन कर लेना, है ना, 5-7 मिनट पहले। Yes, तो sir. स्टार्टिंग में मैं आपको डाउट बता दूंगा जिसको डाउट होगा। Fine, अच्छा देयर इज समबडी, और ये कौन है? सर मेरे को हाँ हाँ बोलो। सर एक चीज बताइए कि ये जो क्लास है ये अगली बार कब होगी? ये आप देखो आज मंडे को हो गई, है ना, मंडे फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है, लेकिन आई एम प्लानिंग फॉर एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन थर्सडे, अगर आपको ओके सर। ये सब जैसे बहुत मैंने जैसे आपने और स्वाति ने पहली क्लास ज्वाइन की थी, तो वो क्या थी, वो Yes. बैकअप क्लास थी। तो बैकअप क्लास में जिन लोगों का छूट गया वो पीछे का मैं रिकवर करते चला रहा हूँ, ठीक है, कंपनसेट करते। ओके सर हाँ सर बोलो अभी मैत्री। रेगुलर क्लास थर्सडे को भी कर लो ना।
चलो ठीक है, मैं निष्कर्ष जी से Yes, बात sir. करूंगा। हाँ, क्योंकि सर वीक में सिर्फ 2 दिन होती है बायो की क्लास। वो अच्छा, बाकी क्लास कितने दिन होती है? बाकी क्लास तो 5-5 दिन होती हैं। हाँ मतलब पूरे दिन होती है। पूरे हफ्ते सर, पूरे हफ्ते। पूरे हफ्ते फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास पूरे हफ्ते होती है? Yes, Yes, sir, बस केमिस्ट्री की 5 दिन होती है और फिजिक्स की 6 दिन होती है। कितने सर घंटे हमारी ड्यूरेशन? तो 1.5 हमारी तो सिर्फ 2 दिन। सर हमारी तो 2 दिन होती है। सर 1.5। 1.5? इतने में तो सिलेबस पूरा हो जाएगा। यस सर, वही तो। सर हमारी तो देखो सिर्फ 2 दिन से होती खत्म हो है। गया ये तो 2 सर। दिन होती है सर। संडे देखो- को छोड़ के सारी दिन पे क्लासेस होती हैं सर। देखो, अगर मेरे साथ इतनी क्लास करोगे ना, आई क्लेम यू, मैं सितंबर में सिलेबस पूरा कर दूं, सितंबर में। ठीक है, देखो मैं बोलूँ सर ना, हमें मजा आता है फिजिकली बायो में। हाँ सर, बस ठीक है सर, प्राइवेट नाम क्लासेस कर भी होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं क्लास बढ़वा दूंगा। देखो ऑफलाइन में भी ना, मैं आपको बोलूं, ऑफलाइन में भी हम लोग 1.5 घंटे 3 घंटे क्लास लेते थे, है ना, ऑफलाइन में भी। ठीक है, 2 दिन फिजिक्स की, 2 दिन केमिस्ट्री की और 2 दिन बायोलॉजी की। ऐसे इन जनरल सभी जगह ऐसे ही होता है ना, हम यस लोग सर ऐसे लेते थे और सिलेबस इजीली कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ऑनलाइन में भी ना आपको बताऊं मैं, ऑफलाइन में जितनी चीजें पढ़ाने के लिए 4.5 घंटे चाहिए होते हैं, उतना ही ऑनलाइन में 3 घंटे में हो जाता है। क्योंकि थोड़ा सा बच्चे उतनी क्वेरी कम पूछते हैं ना, ऑफलाइन में बच्चे ज्यादा क्वेरी पूछते हैं। मतलब ये मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ज्यादा क्लास चाहिए होगी, आई विल गिव यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक सर है, ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? ऑफलाइन का बेटा मैं आपको आप लोगों को लॉकडाउन के एक बाद। मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ। आप इस बार ऑफलाइन क्लास भूल जाओ, स्कूल में भी इंस्टीट्यूट तो भूल ही जाओ, गवर्नमेंट स्कूल इंस्टीट्यूट तो खुलने नहीं देगी, कोई भी इंस्टीट्यूट। और स्कूल का भी मैं आपको बोलता हूँ कि वेरी लीस्ट चांसेस स्कूल इस साल खुल जाएंगे। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर करते जाएं। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो दिक्कत में पड़ जाएंगे, आप देखना चाहिए आखिरी में। क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का जो रेगुलेशन है, जो मुझे पता चला है, ठीक है, जो लोग हैं, तो उनका मानना है कि गवर्नमेंट नवंबर तक तो खुद ही प्रिपेयर्ड है। पहले गवर्नमेंट सितंबर तक प्रिपेयर्ड थी, अभी गवर्नमेंट नवंबर तक खुद में ही प्रिपेयर्ड है। ठीक है, और देखो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आप मान लीजिए, बहुत इंडिया जैसे कंट्री में इट्स रियली हरकुलियन टास्क। यस सर, पेरेंट्स पिटीशंस भी डालते हैं। और आप एक चीज बताओ, देखो चक्कर क्या ना, मान लो अगर स्कूल और इंस्टीट्यूट खुल जाए ना, तो मैं खुद अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा यार। कौन अपने बच्चों को भेजे? कोई नहीं तो भेजेगा। वही तो मैं कह रही हूँ, जब पेरेंट्स भी पिटीशंस डालते हैं कि अगर क्या कहते हैं, अगर बच्चों को हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप खुद सोचो कि अगर हम सर ऑफलाइन ब्रांच पर खोल दें, ये स्कूल का एक यही बच्चे काम को भी हो थोड़ी गया है ना। सर, ऑनलाइन एजुकेशन देना पर। तो यही है, तो इसलिए, और मुझे तो ये ज्यादा बेटर मूड लगता है, सही। ठीक है, तो ऑफलाइन के लिए आप बिल्कुल मतलब ये पर प्रिपेयर्ड है कि बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ सर, लेकिन फिर इससे ना मेंटल बहुत आईज पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है। यस सर। इतने घंटे क्लास लेना, स्कूल में भी लें फिर कोचिंग में भी लें, तो ये आप बात सही है, ये बात सही है, दैट आई एग्री। और वो भी सर कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा दूसरे एक्टिविटीज भी तो होते हैं ना सर, फिर वो यहाँ पर हाँ, थोड़ी होगा। ये बात तो सही है। पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये भी सही बात है। ठीक है, खासकर पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हो स्कूल में, अब मुझे पूछना पड़ेगा। क्रिकेट सर, क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो बेटा। सर आपका फुल नेम क्या है? अच्छा, मेरा फुल नेम क्या है? माय फुल नेम इज जयंत द्विवेदी, JAYANTDWIVIDI, जयंत द्विवेदी। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए बच्चे प्यार से ऐसे बुलाते हैं। ठीक है, सो मिले नेक्स्ट क्लास में। थर्सडे को रखी जाए क्लास, है ना? ओके सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थर्सडे मैं Yes, ट्राई sir. करता हूँ, मैं निष्कर्ष जी से बात करता हूँ, और 5 o'clock, ठीक है ना? ओके 5 नहीं o'clock? रुको, नहीं, हाँ नहीं, 3:30 की बात हुई थी, 3:30। 3:35 से मेरी ऑलरेडी क्लासेस हैं, 5 to 6, 3:30, ठीक है ना? 3 से 4 केमिस्ट्री की होती है क्लास। यस सर, 3 से 4 3:30 होती है। केमिस्ट्री। 3:30 हमारे 4 से बिल्कुल 7 बजे तक क्लास होता है। फिर कौन सा दिन बताओ? सर वेडनेसडे कर सर लो। वो तो हर ही ठीक दिन है, होता फिर है। टाइमिंग सर क्या संडे कहते लीजिए। हैं? वेंसडे क्लास होती है आपकी? वेडनेसडे नहीं अरे होती। प्लीज सर, Wednesday सर भी मेरी होती बात है। सुनिए सर, थर्सडे को ही कर दीजिए, लेकिन टाइमिंग क्या कहते हैं डिफरेंट रख लीजिए। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको बोलूं, मैं यूपीएससी की भी क्लास लेता हूँ। मेरी यूपीएससी वाली क्लास स्टार्ट हो जाती है इसमें थर्सडे को, और वो 5 o'clock से स्टार्ट होती है, वो 8 o'clock तक रहती है, 5 हाँ to तो 8। सर हम इवनिंग की बात नहीं कर रहे हैं सर, आप आफ्टरनून का क्या कहते हैं टाइम कर दीजिए ना। मैं 3:30 बोल रहा था, लेकिन बाकी बच्चों की क्लास है ना केमिस्ट्री की। नहीं सर, ऊपर उसके और ऊपर 3:30 के ऊपर।
स्कूल नहीं होगा फिर 2 बजे से कर लें, 2 से 3। हाँ 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 ठीक है। यस सर। सर 2 to 3। सर प्लीज इस टाइम नहीं। वो स्कूल टाइम मुझे मैक्सिमम बच्चों का ये स्कूल टाइम होता है 2 o'clock तक। तो यार अच्छा सुनो, इसकी कौन अटेंड करता है? अरे रुको सर फिर 8 से कर देंगे ना। फ्राइडे फ्राइडे सर ओके टाइमिंग सर। ओके सर। 5 to 6:30। तो वो फिजिक्स की होती है सर, फिजिक्स नहीं सर, हमारा फिजिक्स होता है ना सर। नहीं, सैटरडे को नहीं, 3:30 नहीं। करेंगे सर, क्योंकि सैटरडे को किस दिन खाली रहते हो जल्दी बताओ, किस दिन खाली रहते हो तुम सर लोग ये संडे बताओ। में खाली रहते हैं। सैटरडे को 3:30, बताओ। सैटरडे को 3:30। सर हाँ संडे सैटरडे को संडे 3:30 कैजुअल सही कह रहे हैं, सैटरडे को 3:30। सर अरे संडे सर आप 10 सैटरडे बजे को सुबह नहीं ले chemistry नहीं सकते हो होती क्या? सर। सुबह नहीं ले सकते हो? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे? नहीं मैं तो स्कूल यार होता है ना। मैं सर तो स्कूल सुबह की 7 बजे से क्लासेस भी लेता होती हूँ। है अरे कुछ। तो स्कूल में क्या करते हो? मैत्री मैं सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, 7 o'clock मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो मैं तो मतलब एनी टाइम कभी भी ले लूंगा। सर रात को 9 सर बजे। सैटरडे को 3:30। रात को 9 बजे। सैटरडे को सर सर केवल सैटरडे को नहीं। 3:30। सर नहीं, रात को। अरे यार रात को तो सब सैटरडे को केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं होती है सर। रात को मेरी नहीं, रात को होती है मुझे भूख लेकिन। लगती है। अरे यार किस दिन खाना तो तुम लोग खाते खाते अटेंड कर लेना। अच्छा सुनो एक बात सुनो। जो हमारा डेज है आज के ही दिन सैटरडे बताओ, सैटरडे क्या सीन है सैटरडे बताओ। तो सैटरडे को मेरी केमिस्ट्री की रहती है 4 बजे। 4 बजे से रहती है ना? यस सर। 4 से 5:30। 5:30 के बाद कर रख लूं सैटरडे। नहीं 5:30 के बाद फिजिक्स भी होती है। हमारी नहीं होती है। हाँ बट हमारी तो संडे को होती है। करो सर। अच्छा आप सब लोग इसी उसमें हो ना, तीनों क्लास एक साथ ले रहे हो ना, लर्निंग नहीं में ले सर, रहे हो कुछ ना? बच्चे न्यू कमर्स हैं तो वो बैकअप क्लास अटेंड अलग टाइम में करते हैं, और हम लोग रेगुलर वाले हैं तो हम अलग करते हैं। चलो मैं एक बार निष्कर्ष से डिस्कस करूंगा, है ना? निष्कर्ष से मैं डिस्कस करूंगा। सर तो सर बट संडे अब के एक दिन और ले लिए। लेना सर, हम बहुत मतलब 2 क्लासेस बहुत कम होती है बायोलॉजी की, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं निष्कर्ष से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना? जो हाँ, डेज उनको पता होगा ना कि आपका कौन सा डेज खाली है सबका, है ना? ठीक है चलो ठीक है। और अगर देखो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है? यू कैन डायरेक्टली sir. कांटेक्ट मी, है ना? कहीं पे भी कोई दिक्कत है, किसी को अगर लगता है कि आप ग्रुप में कहीं